बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। आज अमेरिका ने ऐलान किया कि उसके एयरक्राफ्ट कैरियर और दीगर जो उसके डिस्ट्रॉयर लगे हुए हैं या जो उसका डिफेंस सिस्टम है, यमन ने 12 ड्रोन्स मारे और अमेरिका ने भड़के मारकर कहा हमने 12 के 12 ड्रोन्स तबाह कर दिए और हम हौसियों को इतना बुरा सबक सिखाएंगे कि वो देखते रह जाएंगे। उस वक्त किसी जानिब से यमन का कोई बयान नहीं आया कि आया हमारे तबाह हुए या नहीं हुए। और मजे की बात यह है कि दुनिया ने उसको कोई भी यानी इतनी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी कि यार ये खबर सच है झूठ है क्या है। लेकिन उसका जब जवाब आज हौसियों ने दिया है, उसके बाद तो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के परखचे उड़ गए हैं। आज 2 वेसल्स पर यमन की जानिब से हमला हुआ है, एक स्वान अटलांटिक और इसके अलावा पनामा का एक वेसल था। यानी 2 बहरी बेड़े जो थे, एक लेकर जा रहा था इसराइल के लिए ऑयल टैंकर था, यानी तेल लेकर जा रहा था इसराइल के लिए और उसको तबाह कर दिया गया। दूसरा जा रहा था जो इसराइल के लिए कंटेनर्स पर माल लेकर जा रहा था, उसको भी उन्होंने तबाह कर दिया और दोनों ने कह दिया जी हाँ जी ये हुआ है। और दुनिया अमेरिका से पूछ रही है कि तुमने कल भड़क मारी थी कि 12 ड्रोन्स तबाह किए हैं, तुम्हारा एयरक्राफ्ट कैरियर और डिफेंस सिस्टम झक मारने के लिए तुमने रखा हुआ है इस खित्ते के अंदर, हमें तुमने कहा है कि यहाँ से गुजरो, हम तुम्हें सिक्योरिटी देंगे। अगर तुम्हारा बगल बच्चा, तुम अपने बगल बच्चे इजराइल की हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम हमारी हिफाजत क्या करोगे। लिहाजा यूरोप की कंपनी समेत बड़ी बड़ी कंपनीज ने ऐलान कर दिया है कि आज के बाद वो इसराइल के लिए कोई सामान नहीं लेकर जाएंगे और इसराइल के लिए अब उन्होंने नाटका बंद करने का फैसला कर दिया है। इसराइल के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा झटका था कि आप सोचें कि अब तक जो सूरत हाल हो रही है, 1 बाय 1 करते करते बड़ी बड़ी कंपनीज ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका यह था कि कल अमेरिका ने जो कहा है कि जी हमने तो 12 ड्रोन इसके तबाह किए, उन्होंने कहा अच्छा। और आज जब हमला किया तो पूछा कि अब तुम ये मिसाइल और ये तमाम ये ड्रोन्स क्यों नहीं रोक पाए। अमेरिका चुप है। आप सोचो लॉयड ऑस्टिन गया हुआ है और जाकर नेतन्याहू से मुलाकात करता है और मुलाकात करके उसको कह रहा है कि जंग बंदी करनी, फलाना करनी है। वो आगे से कहता कोई जंग बंदी नहीं है। और उसके बाद दुनिया देख रही है कि ये कर क्या रहे हैं। अगर जंग बंदी नहीं है तो हम फिर इसराइल में माल क्यों अपना भेजेंगे। यानी अगर जंग बंदी नहीं है, अगर नेतन्याहू इनकार कर रहा है, एक तरफ वो कतर में उसका चीफ गया हुआ है वो साथ का, और इधर नेतन्याहू इनकार कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उन्होंने जंग चलानी है। तो जंग अगर चलेगी तो हम तो माल नहीं भेजेंगे। अब सोचिए जरा कि अगर ऑयल का कंटेनर नहीं पहुंचा, इसराइल के अंदर ही पहुंच रहे और तबाह होना शुरू हो गया, तो वहां तो तेल का बहरान पैदा होना शुरू हो जाएगा। और लंबा रूट आप जब लेकर जाएंगे तो उससे जो कॉस्ट बढ़ेगी और जो चीज़ें बढ़ेंगी, और सबसे बड़ी बात ये होती है आपको इंश्योरेंस दोबारा करवानी पड़ी। जितने लोग जा रहे हैं, कंपनीज कह रही है भाई आप हाई इंश्योरेंस करवाए, उसमें स्पेशली वो इस खित्ते के अंदर तो नहीं कहेंगे। देखिए जब जंग हो रही होती है तो कोई कंपनी इंश्योरेंस नहीं करती। ये बात आप ज़हन में रखिए। वो पागल नहीं होता कि वो इंश्योरेंस करे, उनको पता है कि तबाह होना है। अब अफगानिस्तान में किसी ने इंश्योरेंस करनी थी, यूक्रेन में कोई इंश्योरेंस करेगा, गजा में कोई करेगा इंश्योरेंस। वो कहेगा भाई हमने नहीं करना क्योंकि तबाही होनी है, तो लिहाजा हम तो किसी जरूरत नहीं करेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा है कि इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, पैसा है, वो तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और रूट आप तब्दील करें तो हमने इस एरिया के अंदर करना है। उधर आप देखिए कि ये सूरत हाल हो रही है तो इजराइल के फौजी तड़ातड़ मारे जा रहे हैं और आप सोचें वो साथ कह रहे हैं कि जी हमने ये काम नहीं करना। उन्होंने प्लान ये किया है कि हमने हिजबुल्लाह से लड़ाई करनी है, जो कि हिजबुल्लाह ने, अब सोचिए जरा, एक तरफ यमन ने उनकी शिप तबाह कर दिया और यमन ने पैगाम क्या दिया है। ये 2 चीजें अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत सारे राज खुल जाएंगे। प्रॉब्लम क्या हो रही है, यमन का मिसाइल सिस्टम जो है वो अभी तक तो आप देखें तो इतना खास नहीं है, लेकिन वो अमेरिका को बीट कर गया है। और अगर आप उधर देखें तो हिजबुल्लाह ने 2 आयरन डोम तबाह कर दिए आज इसराइल के, और ये इसराइल का जंग के बाद अब तक का सबसे बड़ा झटका है। आपके आयरन डोम तबाह हो गए हैं तो आपने क्या जंग करनी है आप बताएं। आपने वो रॉकेट जो अब आएंगे वो कहां से रोकने हैं। तो आयरन डोम उनका तबाह हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी बात है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। जो मिसाइल आ रहे हैं, देखिए बात अब बढ़ती जा रही है, मिसाइल आ रहे हैं, आप आयरन डोम नाकाम हो रहा है,
मिसाइल आ रहे, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं काम कर रहा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो क्यों रेड सी में काम नहीं कर रहा? अमेरिका का एयरक्राफ्ट सिस्टम, जो वो तमाम चीज़ें एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लगी हुई हैं, जो डिफेंस सिस्टम उसने रोकना डिटेक्ट करना, वो काम ही नहीं कर रहा। उसकी रेंज भी इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ से आने वाले मिसाइल सिस्टम कैसे फेल कर रहा है वो? यानी आप सोचें, एक मिसाइल आ रहा है, एक रॉकेट आ रहा है, या फिर इस साइड पर आप देखिए तो उनके ड्रोन्स आ रहे हैं, तो अगर आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते तो भाई आप अपना बोरिया बिस्तर उठाए और निकले यहाँ से। आप इस खित्ते के अंदर करने के लिए क्या आए हैं? अब जानते हैं कि पूरे 2-4 दिन से खबर फैली थी कि सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक अमेरिका के साथ इस जंग में कूदने वाले हैं। अब इसराइल के अपने मीडिया ने कहा है कि उन्होंने इनकार कर दिया, मिस्र ने भी इनकार कर दिया, सऊदी अरब ने भी, बाकियों ने भी। उन्होंने कहा जी हम अमेरिका का साथ नहीं देना चाहते। और अमेरिका तरले किसके कर रहे? अमेरिका कह रहे जी ब्राज़ील को तू आ जा, अमेरिका कह रहे जी अर्जेंटीना को तू आ जा, यूरोपियन ममालिक को कह रहे जी तू आ जा, फलाने तू भी आ जा, तू भी आ जा, टूटी टांग वाले तू भी आ जा, छोटे कद वाले तू भी आ जा। किसी के पास हालत ये है कि यूरोप की नेटो के पास उन्होंने कहा है कि उनके पास मिसाइल सिस्टम, उनके पास टैंक्स, उनके पास चीज़ें वो सारी ख़त्म होती जा रही हैं। वो सारा कुछ कंज्यूम कर चुके हैं यूक्रेन की जंग में, और अमेरिका उनको आकर कह रहे बचाओ। उधर जब लॉयड ऑस्टिन पहुंचा है, उसने जाकर नेतन्याहू को कहा है कि आपने जंग खत्म करनी है। वो कहता मैंने नहीं करनी। और आप जरा देखिए उसकी हालत, तो ऐसे हाथ बांध कर खड़ा, भाई ये तो हमारे हाथ बांध कर खड़े होते हैं, यानी हमने थ्रू आउट हिस्ट्री देखा तो ये सूरत हाल है, लेकिन वो अमेरिका के सामने हाथ बांध कर खड़ा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो सियासतदान लोग हैं, उनकी जो वीडियोस हैं, डाटा है, पैसा है, सब कुछ है, वो इसराइल के कंट्रोल के अंदर है। अब मज़े की बात यह है कि इसराइल के लिए अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम का जो मामला ये सामने आ रहा है, कंपनीज का एतबार उठता जा रहा है दो ममालिक से। चाइना वैसे बड़ा खुश है। देखिए चाइना को इस बात की तकलीफ नहीं है कि उसने वहाँ से माल भेजा, कंपनीज ने भेजा, रास्ते में तबाह कर, जाहिर सी बात है उन्होंने तो पैसा पूरा लेना होता है। प्रॉब्लम ये है कि वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका का मिसाइल सिस्टम कैसे बाईपास हो रहा है। जितनी मर्जी अमेरिका भड़के मार ले, इस बात का अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि यमन मिसाइल मारे तो सीधा इलाद के ऊपर जाकर हिट करे, यमन मिसाइल मारे तो सीधा जाकर इजराइल के अंदर हिट करे, उसकी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर, मिलिट्री बेसिस पर। यमन मिसाइल मारे तो नॉर्वे, डेनमार्क, बल्गारिया, इजराइल, यूके, फ्रांस और अमेरिका को हिट करे। उसके बाद हिजबुल्ला अगर मिसाइल मारे तो वो जाकर आयरन डोम को हिट करे और वो तबाह हो जाए। अगर ये बात किसी को नहीं समझ आ रही तो वो फिर जाकर ये बात समझ ले कि मुस्तकबिल में इस जंग का जो नक्शा बदलने वाला है, उसने इजराइल, अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों की भी चीखें निकाल दी हैं। असल में पेंटागन की रिपोर्ट थी कि चाइना पिछले काफ़ी सालों से इतना मजबूत हो चुका है कि चाइना के अंदर इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है टेक्नोलॉजी के हवाले से कि जो पेंटागन की रिपोर्ट थी 2021-22 की बात है, उन्होंने कहा था कि वो अमेरिका से 15 साल आगे चले गए टेक्नोलॉजी में। अब चाइना तो कोशिश पूरी ये करेगा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका के, कम से कम उसको तबाह करें। अब अमेरिका ने कहा जी मैं यहाँ पर अपने डिस्ट्रॉयर लेकर आ रहा हूँ और मैंने आकर यमन को नहीं छोड़ना। आप सोचो यमन बाज आया। देखिए दो चीज़ें बड़ी तय हो गई है, मुस्लिम कंट्रीज को ये बात समझनी चाहिए। अमेरिका खुदा नहीं है, इजराइल को खुदा नहीं है। ये जो हमने खुदा बनाए हुए हैं, ये छोटे छोटे खुदा हमने बनाए हुए हैं, ये झूठे खुदा हैं। वो को खुदा हैं कि आपको आकर कह देंगे कि आपने काम करना और आप ये कर गुजरेंगे। आप यमन को देखें, उन्होंने, अमेरिका ने कहा है कि मैं अपने डिस्ट्रॉयर भेज रहा हूँ और हमने अब यमन की इंडसेट बजा देनी है और मैं पूरी तरह नेवल फोर्सेस का एक पूरा कोलेशन बना रहा हूँ और हम रेड सी के अंदर हमला करेंगे। तो आप ये हमला बंद कर। अमेरिका ने सोचा होगा कि चलो मैं धमकी देता हूँ तो यमन बाज आ जाएगा। उन्होंने कहा जी हम बाज आ जाएंगे। आज उन्होंने 2 शिप और तबाह कर दी हैं। जब आपके 2 शिप तबाह कर दी हैं, आपकी टेक्नोलॉजी ज़ीरो हो रही है, तो बताएं फिर इस सारे मामले पर किसकी सुपीरियर हुई टेक्नोलॉजी? अब यमन के बाद जो टेक्नोलॉजी है उसमें ईरान का तो किरदार है, लेकिन उसमें बड़े ममालिक का किरदार है। अब अगला मरहला ये है कि हालिया आपको याद होगा कि जो गुलानी खास तौर पर ट्रुप्स थे, वो पूरे का पूरा उनका सफाया हुआ था। अब उस ट्रुप के अंदर उन्होंने नए लोग भर्ती किए कि जाएं आप जाकर, वो बड़े इलीट उनके कमांडोज होते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप जाकर ये बातचीत करें और मामला तय करें और आगे बढ़ें। अब आप ये सोचें कि इस सारे मामले के अंदर अमेरिका ने इनको ये बात कही है कि आप वेस्ट बैंक के अंदर ये क्या काम कर रहे हैं?
यानी आप इस जंग को बढ़ा रहे हैं, उधर बाइडेन का इलेक्शन है, तो आप वेस्ट बैंक के अंदर भी मामला छेड़े हैं। चले गजा के अंदर तो आपने छेड़ा हुआ है और आपने हमारी बात नहीं मानी, तो आप वेस्ट बैंक के अंदर क्या कर रहे हैं? साफ जाहिर है कि आप मस्जिद अक्सा को टारगेट करना चाह रहे हैं। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा कि अमेरिका इस सारे मामले पर एक चीज़ को बड़ा गौर से देख रहा है। इसराइल का डर खौफ ख़त्म हो गया है। डर और परेशानी ये है कि उसका आयरन डोम भी तबाह हो गए हैं 2। अगर इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अभी तक यही कर रहे हैं कि जी वो इसराइल के साथ भी हैं, नहीं भी हैं, आप इसराइल से ना कुछ उम्मीद कर सकते हैं बहुत बुरा। ये बड़े, यानी ये उस तरह के लोग हैं जो अपना वजूद बरकरार रखने के लिए दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने ये देखा है कि अभी तक रेजिस्टेंस आ रही है, यूरोप हमारे साथ नहीं आ रहा पूरी तरह, मुस्लिम कंट्रीज ने अमेरिका का साथ देने से इनकार किया है। हम जंग को कुछ इस तरह छेड़ दें किसी तरह कि सारे फिर उसके बाद कूदें, फिर उसके बाद बड़े ममालिक की मजबूरियां बन जाएगी। और गलती से नहीं, जानबूझकर इन्होंने वेस्ट बैंक का मामला छेड़ा है कि हम किसी तरह मस्जिद अक्सा तक जाएं। वरना आप सोचें कि मस्जिद अक्सा के बगैर इस्माइल हानिया ने बात क्या पहले नहीं आपको बता दी थी पूरे वर्ल्ड को। उन्होंने कहा है कि ये आए मस्जिद अक्सा पर टारगेट करने के लिए थे, ये मस्जिद अक्सा इन्होंने निशाना बनाया हुआ था। आप ये सोचें कि कल आपको याद होगा कि जो टनल्स हैं वो इन्होंने पकड़ लिए थे। आज हमास ने कहा वो टनल्स जो हमने ऑपरेशन करके यानी अबेंडन कर दिए थे, वो हमें अब परवाह ही नहीं थी उसकी, वो हमें हमारी ज़रूरत ही नहीं थी, मिशन अकम्प्लिश हो चुका हुआ है, यानी हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है। तो आप टनल्स में आए ना आए हमारी तरफ से कोई परवाह नहीं, बल्कि हमने आप ही के लिए छोड़ दिए थे। उसके बदले में हमने आपके कितने लोग मारे हैं इसका आपको अंदाज़ा नहीं हुआ अभी तक। हमने उसके बदले में आपको इधर लगाकर आपके कितने बंदे मार दिए। मतलब ये है कि इसराइल को हर जगह से पड़ी है मार। तो इसराइल अगर इस सारी मार के बाद ये सोचता है कि मुझे एक लड़ाई करनी है और लड़ाई करनी आगे बढ़ना है, तो फिर आप बताइए कि सारे मामले पर उसके पास और क्या चीज़ बकी है। दुनिया को वो बक बक कर कह रहा है जी मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा, बकने के लिए उसके पास और क्या है कि वो दुनिया को बताए कि मेरे पास आखिरी सिचुएशन क्या है। आप सोचें, मुसाद के चीफ ने जब कतर के प्राइम मिनिस्टर से बात की तो साथ CIA का डायरेक्टर भी बैठा हुआ था और वो कह रहे थे कि जी हम इनसे बात करने को तैयार हैं। यानी आप अगर गौर करें, नेतन्याहू आता है और अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन को कहता है मैंने जंग खत्म नहीं करनी और जंग रोकनी भी नहीं है। उधर आप देखिए मुसाद का चीफ जाता है, CIA का चीफ उसके साथ है और वो वहां पर जाकर कतर में कहते हैं कि हम जंग रोकेंगे। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि फौज, इंटेलिजेंस इदारों और उनकी हुकूमत, ये तीनों के अंदर एक तजाद पाया जा रहा है। फौज कुछ और कह रही है, एजेंसियां कुछ और बोल रही हैं, नेतन्याहू कुछ और बोल रहा है। तीनों का कंसर्न्स अब हमास से बढ़कर हिजबुल्लाह की जानिब आ गया। आप ये देखिए, जब आपने आयरन डोम तबाह किया है तो आयरन डोम का इशू ये हुआ है कि 2 अगर आपके आयरन डोम तबाह हुए हैं तो ये तो हमास की लॉटरी निकली हुई है। उसकी वजह क्या है? वो तो ये चाहेंगे कि तबाह रहें और हम उठकर हमला करें और हमारे जो रॉकेट्स हैं वो जाकर अब इनके ऊपर गिरेंगे, तो ये हमारे लिए बड़े फायदे की बात होगी। तो करते करते सूरत हाल अब इस लेवल की पहुंच गई है कि इसराइल अब पूरी तरह लपेट में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इस जंग को अभी तक ख़त्म करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जब आपकी इतनी तबाही हो रही होती है तो आपको तो जंग बंद कर देनी चाहिए, कोई बहाना बना करके। ठीक है जी, बड़े ममालिक कूद पड़े, अब यही कह रहे हैं कि अमेरिका को कि यार एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि बहुत हो गया, दोनों ताकतें बैठे और बैठकर मसले का हल करें। तो आप कहते हैं चलो यार फेस सेविंग कर लो। और नेतन्याहू कल क्या बयान दे रहा, वो कहता नहीं मैंने कहा था ना कि मैं गजा को नहीं पूरे फ़लस्तीन को खा जाऊंगा, तो देख लो मैं खा रहा हूँ। जब आप ओपनली बयान दे रहे हो और आप अमेरिका को ये बात कहें कि तुमने 2 स्टेट की बात ही नहीं करनी, और उधर से आज आप देखिए एक बड़ी अजीब बात हो गई है कि यानी अब सब ऐसा लग रहा है बंद गली में चले गए हैं। नेतन्याहू ने कहा जी नहीं अमेरिका को कि तुम 2 स्टेट की बात ना करो कि फ़लस्तीन और इसराइल, बस अकेला इसराइल। जब ये बात हुई तो हमास ने भी कह दिया कि नहीं जी अब बात ये नहीं होगी कि इसराइल और फ़लस्तीन को साथ रहें। उसने कहा नहीं, इसराइल को तुम नाजायज रियासत मानते हैं, 2 स्टेट सोल्यूशन आज के बाद खत्म, सिर्फ 1 स्टेट सोल्यूशन, यानी सिर्फ फ़लस्तीन का इलाका है। बात तो उनकी ठीक है, ये इलाका तो है तो फ़लस्तीनियों का था, लेकिन आप देखिए कि दोनों 2 इंतहाओं पर चले गए हैं और दोनों की लड़ाई का मामला बढ़ता जा रहा है। उधर इसराइल नाकाम हो रहा है, उधर वो इनकी रेजिस्टेंस को नाकाम कर रहे हैं, उधर वो आम लोगों को मार रहे हैं। तो करते करते सूरत हाल ये है कि सारे ऐसा लग रहा है कि एक बंद गली में है, उधर से हमला हो रहा है, उधर से हमला हो रहा है। आप अगर गौर करेंगे, तारीख उठाएंगे
तो आपको पहली वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसी तरह के इवेंट्स हो रहे थे, ऐसी ही चीज़ें हो रही थी। कुछ आज इधर से है, कल को उसने भी हमला कर दिया, चल भाई तूने भी कर दिया। तो आखिर इवेंट पर हुआ कि सारे ममालिक कूद पड़े और एक दूसरे की तबाही कर दी। और इसराइल, पहली जंग अजीम के बाद इसराइल का वजूद का ऐलान हो गया। दूसरी जंग अजीम के बाद इसराइल का वजूद आ गया नक्शे के ऊपर। और तीसरी के बाद इन्होंने समझा था कि हम सुपर पावर बन जाएंगे, लेकिन शायद लगता है कि चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो ही हो जाएंगी इनके लिए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।